हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरुआत होने वाली है आपका ये क्लास 10वीं का पहला जो है चैप्टर है, पहला लेसन है आपका रसायन विज्ञान का। ये केमिकल रिएक्शन पहला लेसन है, केमिकल रिएक्शन। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और वीडियो बहुत ज़बरदस्त मस्त होने वाला है। बस आप ध्यान लगाकर इसको समझना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उस बीच में जो है कि स्किप करेंगे वीडियो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके बारे में थोड़ी सी बताई जाती है। एक सिंपल एक माध्यम एग्जाम्पल लेकर समझाया जाता तो मिस हो जाएगी। तो आप चाहें तो इससे डेफिनेशन भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। तो ज़्यादा देर करते हुए नहीं, अब शुरुआत करते हैं। वन शॉट वीडियो। अब एग्ज़ाम भी लगभग नज़दीक है तो आप ध्यान से देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, जितने भी ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी हैं उसके भी बारे में और बिल्कुल बेसिक तरह से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। और इससे बाहर कभी कुछ आया भी नहीं होगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इससे बाहर न आया है न कभी आएगा, इसके अंदर से ही आएगा। तो पूरी तरह से जम के तैयारी होगी और आपका मार्क भी जितना चाहते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, है ना। जो चाहोगे वो पाओगे, अपने सपने साकार बनाओगे। ये एक मेरी लोगो है, मैं कहता हूँ, और मेरे जो है कि मैंने ये पेज पे भी इस तरह से रहता है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, हम देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। लेकिन हम शुरुआत से इसको समझते जा रहे हैं और इसको एकदम बेसिक से हम कवर करते जाएंगे। इसके पहले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ आपको बताया गया था। तो आइए देखिए, दो प्रकार के यहाँ पे चीज़ें हमने देखा हुआ है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलता है तो मिलकर एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ेंगे, मतलब होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दिया है। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। ये है भौतिक परिवर्तन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। एकदम सिंपल, मूल अवस्था में, ये अपने मूल अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। आप इतना तो लिख ही सकते हैं, मूल अवस्था में आ जाती है। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, आ जाती है, ये याद रखिएगा। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाती है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये बर्फ़ था, ये क्या था, बर्फ़ था। अब बर्फ़ जो है पिघल गया, बर्फ़ जो है कि पिघल गया, तो पिघल के क्या बन गया, पानी बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है। अब फिर पानी को हम क्या करेंगे, यहाँ पानी को ठंड करते हैं। ठंड का मतलब इसे फ्रीज करते हैं, ठीक है ना, इसे फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने के बाद फिर जो है कि बर्फ़ बन गया, अपने मूल अवस्था में आ गई कि नहीं आ गई। अब मूल अवस्था में ही आना, यह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। मूल अवस्था में ही आना यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल इसको समझ लिया, बहुत छोटे ही शब्दों में हमने इसको समझा है, ठीक है ना। छोटे ही जो है कि वाक्य में हमने इसको समझा है। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है केमिकल के चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, इसको बोलते हैं रासायनिक। क्या बोलते हैं, रासायनिक। इसको बोलते हैं परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का सिंपल इसमें हम उदाहरण देंगे कि वे पदार्थ जो अपने मूल अवस्था में नहीं आते हैं, वे पदार्थ जो अपने मूल अवस्था में नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस वही जो है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। मूल अवस्था में नहीं आता है, इसलिए हम बोले मूल अवस्था में नहीं आता है, ठीक है ना। मूल अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, मूल अवस्था में नहीं आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम ज़रा ध्यान देंगे, एक लकड़ी है, ये लकड़ी है, ठीक है ना, ये लकड़ी है। अब लकड़ी को जलाया गया, जलाने के बाद ये कोयला बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो अब ये बताइए, इसको जलाया गया तो कोयला बन गया, क्या इसको भिगोया जाएगा, तो भिगाया जाता, क्या ये लकड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल ही है, इतना ही आपको
डेफिनेशन लिखना है कि वे पदार्थ जो अपनी मूल अवस्था में नहीं आते हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण आप चाहें 1 से 2 आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कि 1 शॉट में जल्दी से समझते चलते हैं, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत कम है और सब्जेक्ट भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने जो है कि इसमें फिजिकल चेंज और जो है केमिकल चेंज के रूप में, मतलब भौतिक परिवर्तन, अब इसमें हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसे सारे टॉपिक हमको कवर करना है। टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ठीक है ना, पदार्थ की अवस्थाएं इसमें हम पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण को अलग करने की विधियाँ, परमाणु संरचना, कोष उपकोष कक्षा, क्वांटम संख्या, हाँ, भार, समस्थानिक, संभारी, इसमें पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक, आवर्त सारणी के तत्व गुण, मतलब ये सारे बहुत सारी चीज़ें इसमें, धातुओं की पहचान, ये सारे जो है सिलेबस धीरे धीरे जितना यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको हम आगे वीडियो में समझते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इंपॉर्टेंट से इसमें से आने वाले एग्जाम में हर एक चीज़, हर एक प्रश्न आएगा, कोई चीज़ इसमें से मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम रासायनिक समीकरण के, रासायनिक क्रिया के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उस टॉपिक के बारे में भी आपको आगे चलकर जो है कि उसके बारे में जो है कि विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने देख लिया है, यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसको अभी हमने इसके पहले पढ़ा हो। भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ जाती है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यदि इसको भी लिखते हैं तो आपको इस पर पूरा जो है कि आपको मार्क मिलना ही है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होता है, इसके पहले फिजिकल चेंज हमने पढ़ा। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, बदलते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, याद रखिए। रासायनिक संरचना नहीं बदलते ही वैसा परिवर्तन जिसमें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वही तो मैंने बोला था कि वैसा परिवर्तन जिसमें वो अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। चाहे उस डेफिनेशन को लिखिए जो मैं बोला हूँ, अच्छा ये डेफिनेशन को लिखिए, बात वही है, ठीक है ना। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम समझेंगे बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन, कपड़े का सूखना भौतिक परिवर्तन, पत्थर का काटना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये एग्जाम्पल जो है कि सारे भौतिक परिवर्तन का है। आप इस डेफिनेशन को जो है कि अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ठीक है ना। ये सब भौतिक परिवर्तन, मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ समझते चलते हैं क्या है भौतिक परिवर्तन का, ठीक है। ये सब चीज़ एग्जाम्पल अभी दिया था। अब ये रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेते हैं हम। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आती है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा भी उदाहरण लिख सकते हैं, ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपने मूल अवस्था से बदल जाता है और नया पदार्थ बन जाता है। इससे मूल पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदल जाती है। या तो आप इतना भी लिखेंगे डेफिनेशन तो आपका सही है, इसमें इतना भी डेफिनेशन लिखते हैं तो सही है, नहीं तो इसमें से भी एक आ जाता है। जैसे मान लो कि बीच में जो है कि इसमें डैश करके मूल पदार्थ जो है कि गायब कर देगा, और मूल पदार्थ ये जो है कि ऐसे स्पेस कर देता है और उसके बाद सारा लिख देगा, तो पूछेगा आपको पदार्थ क्या होता है, तो आप फिलअप से मूल पदार्थ लिख देते तो सही होता है। या तो 1 मार्क में जैसे परिवर्तन अस्थायी होता है और पहले जैसा नहीं हो सकता, ये अलग अलग कई डेफिनेशन के तौर पे है। तो आप डेफिनेशन जो है कि जो मैंने पहले भी बताया हूँ वो भी लिख सकते हैं आप उसका डेफिनेशन, तो उसका आपको मार्क मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना, देखिए लोहे पर जब जंग लग जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, अब दूध से दही बन जाएगा तो अब ऐसा नहीं कि दही से दूध बना सकते हो, ठीक है ना। दूध से दही बन जाना ही जो है कि दूध से दही बन जाना, और दही से दूध नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पक जाना, अब फल पक जाएंगे तो फिर बाद में उसको क्या करोगे, जैसे मान लो कि उसमें दवा में डाले हैं तो पक गया है, अब उसका ऐसा कोई विधि नहीं कि जिसमें उसे कच्चा कर सकते हैं। तो ये सारी जो है रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आपने ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है, उसको आप समझेंगे, ठीक है ना। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, ठीक है, पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली, रासायनिक पदार्थों के बीच
होने वाली प्रक्रिया, रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चाहे ए भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ एक साथ मिलकर कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, बस ये रासायनिक क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन नए पदार्थों के गुण या मूल पदार्थों से अलग होना और यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप चाहें तो डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हैं, जैसे रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यदि 3 मार्क का रहेगा तो आप पूरा लिखेंगे रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ एक साथ मिलकर कुछ नए पदार्थ बना लेते हैं और यही गुण और यही स्वभाव मूल पदार्थों से क्या होता है, अलग होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कम से कम 2 से 3 मार्क 2.5 मार्क का ये आंसर रहेगा, 3 मार्क का आंसर रहेगा। ठीक है ना। यदि 1 मार्क में रहेगा तो आप लिख सकते हैं हाँ कि रासायनिक पदार्थों के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से उसको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन गैस का संयोग होता है। संयोग मतलब होता है मिलना, एक दूसरे से क्या होते हैं, जब इनको मिलाते हैं, ठीक है ना, मिलना होता है। जब मिलते हैं तो जल का निर्माण हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये हो गया, है ना, 2 पदार्थ मिल गए, पदार्थ मिलकर एक जल का निर्माण कर लिए, जिसको H2O के नाम से जानते हैं। H2O को हम जल बोलते हैं, याद रखिएगा, पानी बोला जाता है। हाइड्रोजन अभिकारक कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये अभिकारक कहलाता है। ये लेफ्ट साइड, इसके पीछे साइड जो तीर के पीछे साइड होता है उसको अभिकारक कहते हैं। ये ऑक्सीजन होता है, ये भी अभिकारक, हाइड्रोजन भी अभिकारक, जिसको रिएक्टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। और यही जब दोनों मिलने के बाद तीर के बाद वाला जो रहता है उसे हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, उसे उत्पाद या क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये जो है कि अभिकारक हो जाता है रिएक्टेंस, और उसके बाद एरो के बाद है, चिन्ह के बाद जो आता है आपका, ठीक है ना, वो उत्पाद हो जाता है। इसको अभिकारक कहते हैं। ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है, बीच में ये जो साइन होता है ना, ये साइन जो होता है ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है। अभिक्रिया जो रिएक्शन होती है इसे अभिक्रिया का चिन्ह कहते हैं, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, इसको आप समझेंगे ध्यान से। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्या करना है, इसको अभी नोट्स बनाने के लिए भी आप जो है कि तुरंत जो है कि अपने इस समय में यदि बनाते जाते हैं तब भी आपके लिए नोट्स से हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। अब इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ देख लिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते जाते हैं। ठीक है ना, आगे का डेफिनेशन चलेंगे, आगे का डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा हो गया है, यहाँ पर समझेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है कि इसको देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हम उसको पहचानेंगे। उसमें जो दिए गए समीकरण होते हैं उस समीकरण को कैसे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसके उसमें कितने एटम्स हैं उसके, ठीक है ना, कितने अणु हैं, ठीक है ना, वो बराबर है कि नहीं बराबर है, वो जो है कि बैलेंस है कि नहीं है। आप जो है कि इसमें पढ़े हैं बैलेंसी समीकरण, ठीक है ना, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पक्ष में, बैलेंसी का मतलब होता है जब दोनों पक्ष में जब अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है ना, अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो समझिए कि वो बैलेंस होता है। उससे हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कैसे होता है, तो संतुलित समीकरण में कुछ नियम ऐसे होते हैं, इसको ध्यान रखना है कि संतुलित समीकरण में जब दोनों पक्ष जो होते हैं, अभिकारक वाला पक्ष जो होता है, या हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड जो पद होता है और राइट साइड जो तीर के चिन्ह के पहले होता है, तो उनके भी अणुओं की संख्या समान होगी। और राइट साइड में उनके जो है कि अणुओं की संख्या जो समान होती है, ठीक है ना, वहाँ पे तत्वों की संख्या जो समान होती है, तत्वों की संख्या, तो वो समझिए क्या होती है, रासायनिक समीकरण, वो संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। कंकाली समीकरण भी कहते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन आप अपनी बुकों में पढ़ेंगे कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण वही समीकरण होता है जिसमें वो बैलेंस पूरी तरह से नहीं होती है, ठीक है ना। जब बैलेंस हो जाएगा तब तो उसके बाद वो संतुलित समीकरण हो जाता है। तो कंकाली समीकरण में सिंपल है, आपको बुक में दिया है कि जिसमें वो समीकरण क्या होता है, संतुलित नहीं होता है। तो आइए, तो पहले रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें केस जो है कि यहाँ पे केस नंबर 1 बनता है और केस नंबर 2 बनता है। तो केस नंबर 1 जो है कि आपका होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पे एलिमेंट्स का जो है कि जिस तरह से तत्वों का जो है एक दूसरे से मिलने के बाद नया पदार्थ बनता है, तो उसका पहले हमें क्या करना, सारणी बनाएंगे, इसमें तत्व लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो है कि उसमें एटम्स हैं, और एटम्स और रिएक्टेंट्स कितने हैं उसमें, ये एटम और रिएक्टेंट्स कितने उसमें वो लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ये उत्पाद में जो है कितने लिखेंगे, उत्पाद में कितने अणुओं की संख्या है। और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स में, अभिकारक में कितने अणुओं की संख्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना,
ये अभिकारक में अणुओं की संख्या क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या, ठीक है ना, अणुओं की संख्या, या लिख सकते हैं कि अभिकारक में संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख देंगे। ये आपके लेफ्ट साइड में है, ये आपके किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो है कि आपको हाइड्रोजन में कितने हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। अब इसके बाद हम उत्पाद में आ जाते हैं, उत्पादों की संख्या देख लेते हैं। तो उत्पाद में जो है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, उसको 1 माना जाता है, कोई नहीं होता तो 1 माना जाता है। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि लेफ्ट पक्ष जो है कि 2-2 है, राइट पक्ष में एक में 2 है और एक में 1 है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर जो है अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस इक्वेशन इसको कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या, राइट साइड में फिर मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिया हूँ, और रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स जो है, तत्व का नाम हम लिख देंगे, तत्व का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स जो है अभिकारक की संख्या लिख देंगे, ठीक है ना, अभिकारक में संख्या लिखेंगे, अभिकारक में संख्या, ठीक है ना, अभिकारक में संख्या कितनी है, और यहाँ पे उत्पाद में संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्पाद में संख्या लिखेंगे, ठीक है ना, उत्पाद में संख्या क्या है। अब यहाँ पे मिलाएंगे, अभिकारक में संख्या लिख दिया तो यहाँ पे Zn है, यहाँ पे Zn लिख देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख देंगे, S से सल्फर है, यहाँ पे सल्फर लिख देंगे, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। अब अभिकारक में संख्याओं की संख्या गिनती करते हैं तो यहाँ Zn में कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो Zn का यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे H के साथ हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिख देंगे, और सल्फर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी सल्फर 1 लिख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर जो है कि दूसरे में हमने देख लिया कि अभिकारक में संख्या हमने निकाल लिया। अब हम उत्पाद में संख्या निकालेंगे, उत्पाद में कितनी संख्या है, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर Zn कोई नहीं है तो Zn को 1 माना जाता है, यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पर सल्फर जो है कि 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सल्फर को 1 लिख दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर देखिए 4 है तो ऑक्सीजन हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिख दिया। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि जितनी भी संख्या रही है, हम उन संख्याओं को क्या किया, ब्रैकेट बनाकर जो इसमें यहाँ पर तत्व लिखेंगे, अभिकारक की संख्या लिखेंगे, उत्पादकों में संख्या लिखेंगे, और उस तरह उस संख्याओं को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि वो चीज़ें ये बैलेंसी है कि नहीं है, ठीक है ना। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ये क्या था, अनबैलेंस इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर दूसरे पक्ष में देखते हैं तो यहाँ पर जिंक का समान है, हाइड्रोजन का समान है, सल्फर का समान है, ऑक्सीजन का समान है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह संतुलित समीकरण है और ये असंतुलित समीकरण है। यदि आपको पहचान करनी होगी तो बहुत सारे इक्वेशन आपके पास दिए रहेंगे, आप आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो संतुलित है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह संतुलित और असंतुलित हम समीकरणों की पहचान करेंगे। और ये याद रखिएगा, उसमें संतुलित और असंतुलित की जो पहचान होती है तो उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, ठीक है ना, उसमें रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है, उसको ध्यान देना है कि जिसमें याद रखिएगा यदि वो ठोस है तो ठोस के लिए हम S लिखते हैं। ठोस के लिए क्या लिखते हैं, याद रखिए, इसमें ठोस के लिए उसमें कुछ एक संक्षिप्त रूप में उसका नेम दिया जाता है, संक्षिप्त रूप में। याद रखिएगा कि जब वो अभिक्रिया होती है तो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप में उसका नाम लिखा जाता है। जैसे सॉलिड है, ठीक है ना, तो सॉलिड है तो इसको हम क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका लिक्विड है, लिक्विड है तो उसे L लिखते हैं, और गैस फॉर्म में है तो उसको हम G लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म नेम है, उसको याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया है कि जिसमें कहते हैं कि नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम है कि इसमें ये कोई क्रिएट भी नहीं होती, न तो उत्पाद होता है इसका, और न तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पदार्थ जो होती है ना, उसकी जो होता है, कह रहा है कि उसका मास कहना नीदर, मास जो होता है ना, मास को हम न तो तैयार कर सकते हैं, न तो तैयार कर सकते हैं, और न तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, वही केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है उसको हम जो है कि क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, केवल परिवर्तन होता है, ठीक है ना, परिवर्तन होता है। ये पीछे वाले में आपको समझाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर पे यदि हम एलिमेंट्स में संख्याओं का जो है कि अभिकारक में ये जो लेफ्ट साइड में 2 और 3 होता है तो 5 हो जाता है, ठीक है ना, इधर 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। मान लीजिए इसके यहाँ पर जो एलिमेंट्स की संख्या 2 है, ठीक है ना, तत्वों की संख्या 2 है, इधर अभिकारक में 3 है तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, परिवर्तन हो गया है, ये परिवर्तित हो गया है, ये नष्ट नहीं हुआ है,
ठीक है ना। उसको पीछे वाले वीडियो में भी मैंने डेफिनेशन के साथ समझाया हूँ। इसमें केवल जो है कि जल्दी में हम क्या कर रहे हैं कि मतलब एक जल्दी में कवर करते हुए चलता जा रहा हूँ, और इसके आगे फिर इसमें जो वीडियो में आपको सारे डेफिनेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने लाभ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लिया। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर हम देखेंगे संतुलित होना या असंतुलित होना, कैसे हम संतुलित करेंगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। कैसे संतुलित करेंगे इसको हमको समझना है, ठीक है। आइए देखते हैं संतुलित करना, कैसे हम संतुलित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर संतुलन हम सीखेंगे, संतुलित कैसे करेंगे संख्या को। तो यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से समीकरण आपको ही दे देगा, तो संतुलित करना आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जब समीकरण आपको दे दिया है तो संतुलित आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पर दिया है H2SO4 दिया पे है एक, आइए जैसे आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस O2 दिया है, यहाँ पे H2 प्लस O2 दिया है, तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है मात्रा क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्वांटिटी 2 है। तो इसका मतलब ये 2 है, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको H2O इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को 2 दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिख रहा है ना। तब इसको संतुलित करना तो सिंपल एक स्टेप बाइज हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्टेप में हम नीचे चलते हैं, दूसरे स्टेप में आते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यदि हाइड्रोजन को 2 करना है, ऑक्सीजन को 2 करना है, तो आप यहाँ पर जो है कि H2O2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, संतुलित करते समय ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तब यहाँ पर 2 का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप क्या करें, 2 का गुणा करेंगे तो देखिए अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो आपका क्या हो गया, 2 हो गया। बट यहाँ पर जो है कि यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का जब गुणा हो जाता है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाती है, यहाँ 4 हो गई, तब तो और लो बन गया। ये संतुलित होने के बदले पता चला कि और बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो हो गया तो हम बाएं पक्ष में भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया। तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 था, तो इसको यदि हम 4 कर दें, तो सिंपल जो प्रक्रिया वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हुआ है, यहाँ पर जो हमने 2 का गुणा किया था, अब 2 का गुणा यदि हम कर देते हैं किस पक्ष में, कर देते हैं यहाँ पे लेफ्ट पक्ष में, तो लेफ्ट पक्ष में जो है कि यहाँ पर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 4 हो गया, ठीक है ना। गुणा करने पर हाइड्रोजन का 4 हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आसानी से जो है कि आप संतुलित करना सीख जाएंगे। मतलब जिस चीज़ की कमी होती है, जो नंबर कम होता है ना, उसी नंबर को पहले मल्टीप्लाई करिए, डरिए नहीं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मतलब हम ऑक्सीजन को 2 बैलेंसी करना था, तो ऑक्सीजन को 2 बैलेंसी करना था तो हम 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तब यहाँ पर क्या करते हैं, वही संख्या जो वहाँ पर बढ़ी है उसी का जो है क्या करेंगे, बाएँ पक्ष में आप लेफ्ट साइड में गुणा कर देंगे, संतुलित हो जाता है। आइए अब किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। दूसरे माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपने समझ लिया, एकदम आसान विधि से आपको ये बताया गया है, ठीक ना, एकदम आसान विधि से बताया गया है संतुलित करना। अब आइए दूसरे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता, कोई डाउट होता है, तो आप क्या करिएगा कि वीडियो में कमेंट करके भेजिएगा, उस पर ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन होगा, चाहे कितने लोगों का हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि आप देखिए, यहाँ पर फेरस है और यहाँ पे H2O जल है, ठीक है ना। फेरस को जल में मिलाया जा रहा है, ठीक है, फेरस को जल में Fe जो होता है ये मिलाया जा रहा है। तो समझिए क्या है, लोहा है। तब इसको जब हम जल में मिलाते तो होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा Fe की जो क्वांटिटी है, आप चाहेंगे तो संतुलित असंतुलित पहचान सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। यहाँ फेरस 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर फेरस 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है ना। तब इस तरह से ही कुछ समझ में आ रहा है कि संतुलित नहीं है। तो संतुलित करना रहेगा तो सिंपल आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फेरस 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो आप क्या करेंगे कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 4 बनाना है। ऑक्सीजन को क्या करना है, यहाँ पे 4 बनाना है, ऑक्सीजन को 4 बनाना है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रक्रिया शुरुआत में की थी, याद रखिएगा। ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम 4 से यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब 4 पे गुणा करते हैं तो होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 4 का 2 में गुणा हो जाता है तो कितना हो जाता है, ये 8 बन जाता है। क्या बन जाता है,
8 बन जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा तो बढ़ गई, बट यहाँ पर 4 का ऑक्सीजन में यदि गुणा करते हैं तो ये 4 हो जाता है। 4 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाती है, ये 4 ऑक्सीजन की मात्रा बन जाती है। तो जब ऑक्सीजन की 4 मात्रा बन गई तो एक तो ये संतुलित हो गया, मतलब ऑक्सीजन केवल संतुलित हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ के क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। आइए उसको भी बैलेंस करेंगे। अब नीचे स्टेप में हम आते हैं। यहाँ पर देखिए फेरस कितना है, फेरस को जैसे तैसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 4H2O कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 8 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ये जैसे हम नहीं कहते गुणांक जो होता है ना, जैसे AB है ना, चाहे 2AB है तो 2AB में AB का गुणांक कितना है, तो AB का गुणांक जो है 2 है, तो 2 गुणे क्या लिखते हैं, AB लिखते हैं। उसी तरह जो चीज़ है यहाँ पे भी, ये जब 4 का गुणा करते हैं तो दोनों के लिए होता है, ठीक है ना, ये दोनों के लिए होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए दोनों के लिए होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब 8 हो जाता है तो हमने क्या किया, जो 4 से हमने गुणा किया था यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन दोनों में, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में जो गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित, मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। तो जब ये बन जाता है क्या, जब इधर अभिक्रिया हो जाती है तो FeO4 बन जाता है। जो ये 4 था यहाँ पे तो ये यहाँ पर बन के O4 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फेरस 3 है, या फेरस की क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो 3 है तो सिंपल ये बताइए कि जब 3 यहाँ पे है तो यही 3 उठा के क्या करेंगे हम, आगे फेरस में जाके Fe में क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना, Fe में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, और Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया। ये बैलेंस समीकरण हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। ये बहुत आसान मेथड से था, बहुत सुंदर और प्यारा मेथड है, ठीक है ना। इसमें करना क्या है कि जो चीज़ इधर पे बढ़ रहा है वही चीज़ इधर गुणा करके बराबर कर दीजिए, और जो चीज़ यहाँ पर देखिए फेरस 3 यहाँ बढ़ा हुआ था तो हमने 3 का यहाँ पर गुणा कर दिया, हो गया संतुलित। संतुलित करना बहुत आसान है, ये भारी एकदम नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपको आपके बीच जो एक रासायनिक समीकरण ऐसे दिए रहेंगे, आपके बुक में भी बहुत सारे रासायनिक समीकरण हैं, आप उसको समझ सकते हैं, उसको आसान विधि से एकदम आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ जो है कि केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो ये होता है पहला संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए पहला संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा अपघटन अभिक्रिया है, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया है, चौथा उष्माशोषी और उष्माक्षेपी होती है, और पांचवा यहाँ पर दिया है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया है, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो इसको हम इस नाम से पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हम मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है कि हम क्या करेंगे, आसान तरीके से आसान डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे और तैयारी भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय तो उतना है नहीं, ठीक है ना। बहुत कम समय बचा है, तो कम समय में काम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को समझते जाएंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास उसको जो वीडियो भेजते रहिएगा। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए डेफिनेशन के साथ उसको देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया आ चुकी है। संयोजन अभिक्रिया करें कि संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संश्लेषण मतलब किसी चीज़ को संश्लेषित करना, खींच लेना। संश्लेषित का मतलब सिंथेसिस रिएक्शन, इसका अंग्रेजी नाम है, कौन सा नाम है, सिंथेसिक रिएजन, ठीक है ना, सिंथेसिक रिएक्शन भी कहते हैं। कह रहे संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं और सिंथेसिक रिएजन का। संयोजन का मतलब तो कंबाइन होना। क्या होता है, ये कंबाइन यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से हम जब अलग लेंगे तो ये जो बन जाता है कंबाइन बन जाता है। कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है। यदि अलग अलग अर्थ लेके हम चलेंगे ना तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। कंबाइन का मतलब जोड़ना, इसका मतलब ये होता है इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे शायद, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे, चाहे इसमें यौगिक मिलेंगे। अब वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक मतलब एक हम इमेजिन बता रहे हैं, सोच बता रहे हैं, उसके बाद आप एक बार पढ़ेंगे तो समझेंगे तो याद हो जाएगा। कंबाइन होता है, जो कंबाइन एक्शन होता है ना, जो कंबाइन एक्शन, देखिए एक्शन अलग हो गया, एक्शन अलग हो गई ना, हो गया कंबाइन एक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक ध्यान रखिएगा, कभी कभी संयोजन अभिक्रिया को डैश से दे देगा, क्या दे देगा, एक मार्क का यहाँ पर जो है कि आपको क्या दे देगा, डैश दे देगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है ना, या ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है। यहाँ पर चेंज करके भी बता सकता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बता सकते हैं। तो कह रहा कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, डेफिनेशन आपका यहाँ शुरू हो गया है। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वही बोला 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं।
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक ही उत्पाद की तैयारी करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, ठीक है ना, अभिकारक मिलकर जो है कि एक तत्व का निर्माण करते हैं, केवल एक बनाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे पानी लेते हैं, पानी में जो है कि आप क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, और पानी में नमक नहीं, पानी में नमक डाल दें, नींबू डाल देते हैं, एक प्रकार का वो अलग मिश्रण बन जाता है। और वहीं पर पानी में क्या करते हैं हम, यदि चीनी डाल देते हैं, ठीक है ना, आप उसमें ये नींबू का रस थोड़ा डाल देते हैं तो शरबत बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक में मिलते हैं तो एक सिंगल जो है पदार्थ बनाते हैं, इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, बस वो क्या हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए थोड़ा आगे समझ जाते हैं तत्वों के मध्य। यहाँ पे देखिए कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, O2 है, दोनों मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे कार्बन कोयला होता है या ऑक्सीजन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, यही अभिक्रिया यदि मान लीजिए आपको जो है किसके बीच हो जाए, ये अभिक्रिया यदि यौगिक के मध्य होता है, ये अभिक्रिया आपका यौगिक के मध्य होता है, तो उसमें क्या होता है आइए देखते हैं। यौगिक में ध्यान दीजिएगा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनता है। तो यौगिक में CaO है, कैल्शियम है, और उसको जल में मिला देते हैं। ये कैल्शियम है और ये H2O जल है। जब इसमें मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaOH का ट्वाइस हो जाता है, मतलब ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन जाता है। जो चूना हम दीवारों पर लिपाई पुताई के लिए यूज करते हैं ना, वो बन जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये कैल्शियम में जल मिला जाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में यदि जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो ये प्रक्रिया होगी। तत्व और यौगिक के मध्य कैसी प्रक्रिया होती है, तत्व अलग रहेगा, यौगिक अलग रहेगा। एक तत्व रहेगा, एक यौगिक रहेगा, याद रखिएगा। तत्व जो होता है केवल एक होता है, यौगिक में जो होता है दो तत्वों को मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका यौगिक हो गया। इसमें जो है कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ये तत्व हो गया। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मीन्स यहाँ पर हमने ये देखा कि संयोजन अभिक्रिया में हम ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है कि तत्वों के मध्य जो क्रिया हुई है तब भी एक निर्माण हुआ, यौगिकों के मध्य भी क्रिया होती है तब भी एक निर्माण होता है, एक ही निर्माण होता है, एक ही उत्पाद बनता है। और तत्व और यौगिक के मध्य भी क्रिया होती है तो केवल एक ही उत्पाद बनता है। जब ये याद रखिएगा सिंबल कि आपको तत्वों के मध्य होने के बाद यदि एक जो उत्पाद मिलता है, यौगिकों के मध्य होने के बाद एक उत्पाद मिलता है, तत्व और यौगिकों को मिलने के बाद एक उत्पाद होता है, तो सिंपल आप कहना कि वो संयोजन अभिक्रिया है। एकदम आसान तरीके से है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझते चलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया के बाद अब अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वियोजन, जिसको अपघटन अभिक्रिया का था, डीकम्पोज हो जाना, ध्यान रखिएगा, डीकम्पोज हो जाना। यदि इंग्लिश भी समझते हैं आप बढ़िया तरह से तो आप इसको यही समझ जाएगा। डीकम्पोज मतलब किसी चीज़ का खत्म हो जाना, नुकसान हो जाना या वियोजन हो जाना, कमी हो जाना, ये डीकम्पोज होता है। जिसमें डीकम्पोज एक्शन होता है। डीकम्पोज क्या होता है, एक्शन होता है। तो अगर वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं होती है, तो खैर समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं वियोजन अथवा ये लिख सकते हैं अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, या लिख सकते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, यहाँ से मेन आपका पॉइंट चलता है, जिसमें एकल यौगिक, कौन सा यौगिक होता है, सिंगल कंपाउंड, एकल यौगिक जिसको सिंगल कंपाउंड बोलते हैं। आप सिंगल कंपाउंड नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये एकल यौगिक लिख सकते हैं। एकल यौगिक, ठीक है ना, कह रहा है कि जिसमें गर्मी, प्रकाश और या विद्युत के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, गर्मी से, प्रकाश और विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बना लेते हैं या तोड़ देता है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ देता है, उससे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें केवल एकल यौगिक होता है, गर्मी, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ देता है या टूट जाता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपको अच्छी तरह से हर कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे प्यारे बच्चों? नहीं यदि आया होगा तो आप उसमें जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और उस पर जो है कि विशेष ध्यान दिया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। वियोजन अभिक्रिया देखिए कितने टाइप की होती है, आइए समझ लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उसमें वियोजन होता है, प्रकाश अपघटन होता है और विद्युत अपघटन होता है, याद रखिएगा। उसमें वियोजन पहला, दूसरा प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इससे सिंपल समझ में आता है कि इसमें गर्माहट के वजह से वियोजन होगा, इसमें प्रकाश का अपघटन होगा, प्रकाश की वजह से इसमें परिवर्तन होगा और उसमें विद्युत की वजह से अपघटन होगा। ये नियम होगा, आइए उसको समझते चलेंगे। आगे की तरफ इसके डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते चलते हैं, ठीक है।
आइए यहाँ पे आ गया है, उसमें वियोजन क्या होता है, उसमें वियोजन का समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसमें वियोजन ये डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यह अपघटन अभिक्रिया के प्रकार है, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक, कौन सा होता है, एकल यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एकल यौगिक, केवल एक यौगिक होगा इसमें, सिंगल कंपाउंड। अच्छा, उसको जैसे उष्मा प्रदान करते हैं, हम क्या करते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं या गर्म करते हैं। उष्मा को जो है कि ऐसे से लिखा जाता है, ये किसका सिंबल होता है, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं उष्मा को, ठीक ना। ये ऐसे रिप्रेजेंट किसको किया जाता है। तो उष्मा दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर लिखते हैं गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक होता है, जब उसको उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो वो दो या दो से अधिक, जिसको गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे उसमें वियोजन कहते हैं, ठीक है ना। उसको उसमें वियोजन कहते हैं। कारण कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को, किसी एकल यौगिक को, एक यौगिक को यदि उष्मा दें, गरमाएं, उसको गर्म करें, हीट करें, ठीक है ना, तो वह उसमें वियोजन हो जाता है, तो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, केवल एकल यौगिक है कि नहीं, केवल एक है। ये लेफ्ट साइड में केवल एक पक्ष है जिसमें केवल एक पदार्थ है। तो उसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, यहाँ पे उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CO में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको ठोस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉलिड, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से एक छोटा शॉर्ट फॉर्म में सॉलिड लिखा जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये परिवर्तित होता है, इसे G लिखता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समझ रहे हैं ना। तो वही कहने का मतलब, जब इसको गर्म हम किए हैं ना, तो गर्म करने के बाद वो दो या दो से अधिक छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, यही थर्मल रिएक्शन कहलाता है। अब आइए दूसरे हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया 2PbNO3 का ट्वाइस, 2Pb ब्रैकेट में NO3 होता है, इसको ट्वाइस बोलते हैं। ये सॉलिड होता है, ये लीड नाइट्रेट होता है। जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या उष्मा देना कर सकते हैं, या सिंबल ऊपर के रूप में समझाया था। तो 2PbO, तब ये लीड ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, लीड ऑक्साइड बन जाता है, जिसको 2PbO, इसको हम सॉलिड बोलते हैं, S फॉर्म में दिखाएंगे। प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 4NO2, क्या हो जाता है, 4NO2, ये गैस का निर्माण करता है, नाइट्रोजन गैस से बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, इसको गैस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल आप हल्का वाला ऊपर वाला ले सकते हैं, ये भारी एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये उष्मा से ही दो या दो से अधिक भागों में ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उसमें वियोजन कहते हैं। ये आपका, अब आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे उसमें वियोजन में थर्मल, ठीक है ना, गर्म करने पर दो या से दो अधिक। तो ये तो हो चुका है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये है अपना, पढ़ेंगे आगे वाला पॉइंट है यहाँ से। अब यहाँ पर दिया दूसरा है कि एग्जाम्पल लिया था 2NaHCO3, 2NaHCO3, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये ठोस है, क्या है, ये ठोस है, ठीक है ना। यहाँ पे ठोस पदार्थ है और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। जब इसको गर्म करते हैं ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3। ये क्या बन जाता है, Na2CO3। और इसमें क्या होता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताया था ना कि ये जब सोडियम कार्बोनेट ठोस है तो यहाँ पे S लिख देंगे, और यहाँ पे जल है तो यहाँ पे L लिख देंगे, और यहाँ पे गैस है तो यहाँ पे G लिख देंगे, ठीक है ना। ये गैस का निर्माण, मतलब जब हम एक पदार्थ को, जब एक यौगिक को गर्म करते हैं तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया, Na2CO3, यहाँ पे H2O जल का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो आइए प्रकाश अपघटन जो है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे, प्रकाश अपघटन क्या है इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश अपघटन देखिए क्या होता है। तो प्रकाश अपघटन वह वियोजन अभिक्रिया है, प्रकाश अपघटन वह वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर, सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो उसके संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। मैंने बताया था ना कि सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि वह जो गर्मी के था, गर्मी के हिसाब से था, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो चीज़ उसमें परिवर्तन होता है, हाँ, जब वो हीट करते हैं तो उसमें ये परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश जब उसको देते हैं, प्रकाश में उसको रख देते हैं, तो प्रकाश के साथ एक या एक से अधिक पदार्थों में जो टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तो इसी को जो है कि हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। इसी को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान से समझना है, और फिर इसको जो है कि ये डेफिनेशन आप एक मार्क में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है, दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। उसका नाम एग्जाम्पल में दे देंगे तो आपको 1-2 मार्क यहाँ पे मिल जाता है।
Cl और दूसरा आपको दिया है क्या, AgBr। ये दोनों प्रकाश के अपघटन में ही अभिक्रिया होती है, दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसको भी, अब कैसे अपघटित हो जाते हैं, यहाँ पर इसको देख लिया जाए एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, AgCl है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl है, सॉलिड है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर उसको मिल रहा है। तो जब सॉलिड है तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, 2Ag बन जा रहा है, चांदी बन जा रहा है। जब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य का प्रकाश दी जाती है तो चांदी बन जाता है या फिर सॉलिड बनता है। अब प्लस यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन बन जाता है, Cl2, एक गैस का निर्माण हो जाता है। तो हमने बताया था ना कि इसको शॉर्ट फॉर्म में जो यहाँ पर एक शॉर्ट जो है कि इसके नेम होते हैं, उस नेम से आपको उसको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी उसकी कंकाली समीकरण के रूप में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें कंकाली समीकरण जो आपके बुक में दिया है, तो कंकाली समीकरण ये ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण दिया होता है, ठीक ना, वो पहले क्या रहता है कि संतुलित नहीं होता है, ठीक ना। वो संतुलित नहीं होता तो कंकाली समीकरण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो है कि सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पर देखिए 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसके साथ जब हम सूर्य का प्रकाश देते हैं 2AgBr, इसके साथ जब हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2Ag चांदी बन जाता है। क्या बन जाता है, चांदी बन जाता है। ये भी सॉलिड बन जाता है, ये S पर सॉलिड हो जाता है। अब ब्रोमीन में, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोमीन बन जाता है Br2, ब्रोमीन जो गैस बन जाता है, गैस ये बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया है, इसके पहले बारे में बताया गया था कि प्रकाश अपघटन में जब एक यौगिक दिया होता है और उसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो दो वो जो है कि यौगिकों के रूप में या दो भागों में टूट जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल जो है कि आप देकर समझा सकते हैं। आइए हम अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें एक जलीय विलयन, एक्वियस सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, जिसमें एक जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब जल, जिसमें पानी का जैसे घोल होता है ना, पानी में जैसे हम क्या करते हैं कि यदि हमको ये बनाना होता है, पानी, नमक पानी बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है, पानी में नमक डाल के घोल देते हैं, ठीक है ना, तो वो नमक पानी बन जाता है। या तो शरबत बनाना होता है तो पानी में आप चीनी को घोल देते हैं तो शरबत बन जाता है। तो वही कह रहा है कि एक जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। उस जो विलयन बनाया है ना, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। अब प्रवाहित जब करते हैं तो संगठन तत्व जो होते हैं टूट जाते हैं, जो संगठित तत्व वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब पिछले बारे में भी टूटे, इसमें भी टूटे हैं, लेकिन वो प्रकाश में टूटे हैं और ये जो है कि विद्युत के संपर्क में टूटे हैं। जैसे यहाँ पर 2H2O दिया है, वाटर है। वाटर को जब हम क्या करते हैं, पानी, वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, विद्युत में उसकी अभिक्रिया कराते हैं, विद्युत उसमें सप्लाई डाल देते हैं विद्युत, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन में 2H2O में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल है, आप इसको देकर जो है कि 1 मार्क आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा कि इस तरह से 2H2O जब हम कहते हैं कि जब उसको बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो जल आपने बनाया है जैसे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किसी न किसी इक्विपमेंट के माध्यम से उसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें जो भी होगा, खौलेगा, चाहे वो उबाल मारेगा या तो धुआं या जो भी कुछ होगा, तो वो करके जो दो भागों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ वाटर है, 2H2O है, तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये हाइड्रोजन में 2H2O में हो गया और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 मार्क का जो है कि आपका यहाँ पर तैयारी हो जाती है। आप जो कि यहाँ पर अब समझेंगे अपना विस्थापन अभिक्रिया। ये दूसरा अपना पाठ हम पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं, मोर रिएक्टिव जो होते हैं, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व करें, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है। मतलब याद रखिएगा क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन का मतलब समझिए कि विस्थापन का मतलब होता है एक को हटाकर दूसरे जगह पे अपना स्थान बना लेना। जैसे एक को हटाकर, जैसे हम स्थान बनाते हैं, एक को हटाकर मतलब एक हटाइए और दूसरे, जैसे क्लास में क्या होता है, जब वो आपकी जगह बैठा है तो उसको सरका देते हैं, हटा देते हैं और हटा के बैठ जाते हैं। तो वैसे कहने का मतलब जिसमें एक या अधिक जो क्रियाशील तत्व हो, जो मोर एक्टिव जो होगा, जो क्रियाशील तत्व होता है, तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ठीक है ना। उसके यौगिक से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जैसे अब मान लें आप मजबूत हैं, ठीक है ना, आप स्कूल में बैठे, कभी कभी देखा जाता है कि स्कूल में जब आपके बेंच पे कोई बैठ जाता है तो आप क्या करते थे, आप मतलब मुँह तगड़े हैं, स्ट्रांग है ना, ताकतवर हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप उसको दबंगई करके हटो हटो यहाँ से, फिर क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। बेचारा वो जो है क्रियाशील, कम क्रियाशील, अच्छा भैया ठीक है बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ भैया, है ना। आपने उसको क्या किया, बस खाली ऐसे दिखाया, समझ जाओ मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो क्या हो जाता है, भाई बैठ जाओ। तो वही क्रिया होती है कि इसमें जो है कि अधिक जो ना, अधिक जो क्रियाशील, जो ताकतवर होता है ना, तो वो अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है कि कम क्रियाशील, इसको हटा दिया जाए, कम क्रियाशील जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, कम क्रियाशील जो तत्व होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं, ये कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है।
उसके यौगिक से क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन, इसके दो भाग होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। आइए एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व, कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को प्रतिस्थापित करके, आयन को प्रतिस्थापित करके एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हटाकर जो है कि उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हटाकर, ठीक है ना, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। बस वही चीज़ होती है क्या, वही चीज़ होती है हमारा क्या, एकल विस्थापन यौगिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व जो होता है ना, यौगिक के तत्व, यौगिक के एक तत्व को हटा देता है और उसके जगह पर, ठीक है ना, उसकी जगह पर खुद स्वयं आ जाता है, प्रतिस्थापित कर लेता है अपने आप को, या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। बस वही क्या कहलाता है हमारा एकल, ठीक है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। बहुत आसान ये रूप में जो है कि आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है यहाँ पर Fe है, S आयरन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है कि CuSO4 है, ये एक्यूएस है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि जब अभिक्रिया होती है, ये जब अभिक्रिया इसमें एक दूसरे में हो रहा है तो यहाँ पर आयरन सल्फेट अलग बन जाता है, ये आयरन सल्फेट बन जाता है। अब देखिए होता क्या है, आयरन सल्फेट कैसे बनता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए FeSO4, मतलब जो Fe है ये SO4, ये Fe है, SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया जब कर लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये पहले में, सॉरी इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये नहीं था, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, वो जो है कॉपर को हटा देता है, कॉपर को क्या करता है, चल भाग गया है कि नहीं, वो कॉपर का चलो हटो यहाँ से, हटो, अब मैं यहाँ पर बैठूंगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, FeSO4 बन गया, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर जो Cu बचा हुआ था जिसको उन्हें भगा दिया था, वो बेचारा यहाँ पर आके दूसरे पीछे आके भैया बैठ गया। अच्छा भैया ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाओ भैया, हम जाके पीछे बैठ जाएंगे, हम पीछे समझ लेंगे नहीं समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो एक रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही, तो कॉपर जो है कि यहाँ पर सॉलिड के रूप में जो होती यहाँ पर विस्थापित हो जाती है। तो कहने का मतलब जो डेफिनेशन था कि जब एक से दो जो है मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या हो जाता है कि जो पहला स्थान इसके साथ होता था, ठीक है ना, जो इसके साथ है उसको हटा देता है, Cu को, कॉपर को हटा दिया, और कॉपर को हटाने के बाद उसका जगह ये Fe ले लेता है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा देखते हैं, ये जिंक है, ये सॉलिड है, ये जिंक यहाँ पर दिया है सॉलिड है, ठीक है ना। यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है। अब जिंक क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पे कॉपर को हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, यहाँ से हटा देगा, भगा देगा, भाग जा भाई, भाग जा, यहाँ से हटो, हम लोग अब यहाँ पर राज करेंगे, अब तुम्हारा राज नहीं रहा, अब भाई कमज़ोर है तो भाई कोई बात नहीं भैया, तुम ही राज करो, है ना। अब यहाँ से कॉपर क्या हो जाता है, यहाँ से कॉपर देखो भैया उठ के भाग के यहाँ पे चला है, भाई कोई बात नहीं, चलो हटो, हम हट जा रहे हैं, तुम ही लोग बैठो भैया, है ना। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है कि यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है, क्या बन जाता है, ये जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है ना, एक्यूएस होता है। अब यहाँ पर CuSO4 ये सॉलिड बन जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको जो है कि दिया हुआ है, आप इसको भी जो है कि ये भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ये भी नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये कुछ दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि मोर रिएक्टिव जो है, अभी इसके पहले बताया था मोर रिएक्टिव जो यौगिक है कौन कौन से होते हैं, तो इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा हाईली जो है कि ये रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ करता है ना। यहाँ पर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है ना, Fe लीड है, हाइड्रोजन है, Cu है, कॉपर जिसको बोलते हैं, ये Ag जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे Ag जो सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ यहाँ पे जब आते हैं तो लिस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक ना। रिएक्टिविटी डिक्रीज मतलब यहाँ पे कम होने लगता है, यहाँ पर ऊपर जब जाते हैं तो बढ़ने लगता है, नीचे की तरफ आते हैं तो घटने लगता है। तो कभी कभी एक मार्क में आपको पूछ सकता है, एक तो मार्क में पूछ सकता है कि जो है कि हाईली रिएक्टिव जो है कि कौन कौन से यौगिक होते हैं उसका नाम बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नाम उसका दे सकते हैं, बस इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। ये हाईली रिएक्टिव अभिक्रिया होती है, ये हाईली रिएक्टिव जो है कि एलिमेंट्स हैं जो बहुत तेज़ जो है अभिक्रिया करते हैं। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विव का मतलब दो होता है, याद रखिएगा, द्विव का मतलब दो होता है। द्विव विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि दो
आयनिक यौगिक, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है ना, सब एक जैसे नहीं है। इसमें दो आयनिक यौगिक जो होंगे आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। आयनिक यौगिक दो जो है कि आयनिक यौगिक जो है आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, दो आयनिक यौगिक, और अपने आयनों को अदला बदली कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चलो जैसे अपने दोस्त मित्र होते हैं कि नहीं क्लास में, तो दो पेन लिए होते हैं, भाई एक कंपनी दूसरा उसका कंपनी, अब उसको जो है कि उसका पेन उसको पसंद आ गया, ए भाई एक काम करो, चलो ये तुम मेरा पेन ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। तो इस तरह करके एक दूसरे को अदला बदली करके क्या करते हैं, ये अदला बदली कर लेते हैं। और यही अदला बदली करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में दो नए यौगिक बनते हैं। जब अदला बदली करते हैं ना तो दो नए यौगिक बन जाते हैं। अभिक्रिया आमतौर पर पानी में घुले हुए पदार्थ जलीय विलयनों में होती है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिक्रिया आमतौर पर पानी में घुले हुए पदार्थ जलीय विलयनों में होती है, जहाँ आयन मौजूद होते हैं, जहाँ आयन मौजूद होते हैं, और यह क्रिया पानी में ही होगी, ये याद रखिएगा। और कह रहा है कि आयनिक यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, बस उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 दिया है। सोडियम सल्फेट को जब मिलाया जाता है किसके साथ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। जब सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो बेरियम था, ठीक है ना, ये बेरियम जो था ये इसके साथ क्या किया, अदला बदली कर लिया। क्या किया, अदला बदली कर लिया है, ये उसके जगह पे हो गया, ठीक है ना, और ये इसके साथ हो जाएगा। NO जो है ये Cl2 के साथ हो गया। देखिए बेरियम SO4 हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर जो है कि ये Na2 था और Cl2 था, तो यहाँ 2NaCl हो गया, ठीक, अदला बदली हो गया कि नहीं हो गया। इसने अदला बदली कर लिया, बेरियम जो है कि सल्फेट के साथ अदला बदली कर लिया, क्लोरीन जो है कि सोडियम के साथ ये अदला बदली कर लिया। तो इस तरह से अदला बदली जो करने की, जो आयनों की अदला बदली करने की जो क्रिया होती है, वही क्रिया जो है कि क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहती है, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो ये एक हो गया, ये पहला हो गया, बेरियम सल्फेट के साथ ये पहला पॉइंट था, और ये जो है सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ था, तो ये दूसरा हो गया। तो ये दो हो गया कि नहीं हो गया, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम चलते हैं बढ़ते हुए। अब देखते हैं जल्दी जल्दी में जो कंसेप्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि टाइम जो है कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप ना करके जल्दी जल्दी हम आप सोचते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया जाए और जल्दी में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। एकल विस्थापन अभिक्रिया बहुत सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप जो है कि कर सकते हैं, एक दो समझाया जाएगा, इसके बाद आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे Fe आयरन है, ये सॉलिड है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। अब इनको ये क्या करते हैं, जब मिलाया जाता है तो अदला बदली इसकी हो रही होगी। देखिए Fe जो है, सॉरी ये Fe जो यहाँ पर है, ये Fe जो है कि ये SO4 के साथ जो है कि अदला बदली कर लिया, तो ये FeSO4 बन गया, जिसको आयरन सल्फेट बोलते हैं। अब यहाँ पर Cu जो है कि अकेला हो गया, एकल विस्थापन, ये एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, सॉरी ये एकल विस्थापन है, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बोला जाता है, तो ये अकेले ही विस्थापित हो जाता है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हमको लगा कि डेफिनेशन पीछे मिस हो गया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया का जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और यही जो है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वो अकेले कर लेता है, वो अकेले करता है, उसके दो की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि जो वह अभिक्रिया जो एकल अपने अकेले ही विस्थापन कर लेता है, जैसे FeSO4 के साथ क्या कर लिया, विस्थापित करके इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो बचा है बेचारा, ये यहाँ पे चला आया है, ठीक है ना, तो ये अकेले जो है कि यहाँ पे चला आया है, तो इसलिए जो है उसको अकेले छोड़ दिए बेचारे। ये तो अपने में साथ में मिलकर जो है कि एक संगठन बना लिए, एक साथ अलग बन गए, इस बेचारे को अकेले छोड़ दिए, भाई जा तू जा बखड़ में जाए, अरे बखड़ में नहीं, सॉरी उसको अकेले छोड़ दिए। तो भाई वो अपना अकेला जो है कि यहाँ पर क्या किया, घर बना के रह रहा है। ये दोनों मिलकर अपना अलग घर बनाए, तो अपना अकेले बना के रह रहा है। इस तरह जिंक यहाँ पे जिंक है, जिंक CuSO4 के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे जिंक क्या करता है, सल्फेट के साथ ऑक्सीजन कर लेता है, ये अभिक्रिया कर लेता है। अब ये एक अपना ये नया यौगिक बना लेते हैं, और ये बेचारा अकेले पड़ जाता है कॉपर। और जब कॉपर अलग पड़ जाता है तो बेचारा बोलता है चलो कोई बात नहीं भाई, तुमने अपना घर बना लिया है, चलो मैं भी अपना घर कहीं झोपड़ी बना के मैं रह लूँगा भाई, तुम लोग महलों में रहो, तुम लोग महल्ले में रहो, मैं झोपड़ी में ही अपना जीवन बिता लूँगा। समझ रहे हो, अकेला पड़ गया वो, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे भी देखिए आप समझ सकते हैं, आगे भी ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप आगे समझ सकते हैं। इसी तरह अभिक्रिया वो है, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो यहाँ पर जलीय विलयन में जो अभिक्रिया हुई है, तो ये तो आपने देखा इसको, ठीक है ना। अब ऊष्माशोषी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी। इसके पहले हमने आपको बताया था, ठीक है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा, क्या बोलता है, ऊर्जा, या ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा उष्मा का एक अवशोषण होता है,
इसमें ऊष्मा का अवशोषण मतलब खींच लेता है, ऑब्जर्वेशन करता है, खींच लेता है, ठीक है ना। जैसे हम आग के पास बैठते हैं ना, तो आग के पास बैठते हैं तो क्या होता है, जब ठंडी के समय लगती है तो ठंडी के समय में क्या करते हैं, आग जलाते हैं। आग जलाते क्या करते हैं, अब ज़्यादा ठंडी लग रही है, आपको काँप रहे हो, काँप रहे हैं ना, तो काँप रहे तो भाई क्या करेंगे आप, आग में तो बैठेंगे नहीं, आग में तो बैठेंगे नहीं ना, आप क्या करते हैं, आग के आजू बाजू बैठ के अपने पूरे शरीर को ऐसे यूं सेकते हैं कि नहीं सेकते हैं। तो होता क्या है कि जो उस आग की ऊष्मा है आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है। तो सेम यहाँ पर प्रक्रिया कर रहा है कि ऊर्जा ऊष्मा का अवशोषण करती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, उससे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब इसी का उल्टा होगा कि इसके विपरीत वे अभिक्रिया जो ऊर्जा मुक्त कर देती है, छोड़ देती हैं, ऊर्जा को क्या कर रही है, छोड़ दे रही है। आग जैसे ऊर्जा को छोड़ दे रही है, आग ऊर्जा को छोड़ दे रही है और हम आग की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आग ऊर्जा को जब छोड़ देती है, मुक्त कर देती है, उससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये एक मार्क का डेफिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त सुंदर डेफिनेशन है। आप इसको यूँ जो है कि चुटकियों में आँख बंद करके एक बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। इसको कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, आइए समझ लेते हैं। मीथेन का दहन, जब मीथेन का दहन होता है उसमें आग जब लगती है तो जब CH4 में 2O2 ऑक्सीजन मिला देते हैं तो ये CO2 2H2O और यहाँ पे ऊष्मा मुक्त होती है। मतलब ये अधिक मात्रा में जिसमें ऊष्मा मुक्त करेगी, अधिक मात्रा में उसमें हीटिंग होती है, ठीक है ना। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये जो 2H2O हाइड्रोजन का दहन जब करते हैं, 2H2O में जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये अधिक मात्रा में आग के साथ जो है कि जलन चालू करेगा 2H2O, जिसमें अधिक ऊष्मा निकलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप लकड़ी पर क्या करते हैं, घी गिरा देते हैं, ठीक है ना। जब लकड़ी पर घी गिराते हैं बहुत तेज़ से जलता है, ठीक है ना। उसमें रॉकेल गिरा दीजिए, बहुत तेज़ से जलता है। तो वही कहने का मतलब है कि जब उसमें गिरा देते हैं, जब उसका दहन करते जलाते हैं तो उसमें अधिक तेज़ से जलने की वजह से उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अब ये डेफिनेशन आपने क्लियर हो गया होगा। अब आइए जो है कि हम देख लेते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जो है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जल में जब घुलना होता है, अमोनियम क्लोराइड जब पानी में घुलने से ऊष्मा अवशोषित होती है। अमोनियम क्लोराइड के पानी में घुलने से ऊष्मा अवशोषित होती है। NH4Cl है, ये सॉलिड है। जब उसको क्या करते हैं, यहाँ पर जब वो करेंगे क्लोराइड को पानी में जब घुलाया जाता है तो ये NH4 आयन जो है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन प्लस आयन जो है क्या करता है, ये आपको बनाता है। ये प्लस आयन यहाँ पर देता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आयन बनाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाती है। मतलब कहने का मतलब जो होता है इसमें ये त्याग करता है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, त्याग करता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस आयन बन जाएगा, ये माइनस आयन बन जाता है। अब बर्फ़ का पिघलना, जब बर्फ़ पिघलता है तो बर्फ़ का जब द्रव रूप में बदलना होता है तो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें गर्मी अवशोषित कर रहा है। जब वो गर्मी अवशोषित करेगी तभी तो पिघलेगी भाई, उसको गर्मी लगती है। जैसे देखिए बाहर निकाल दीजिए, जब तक वो फ्रिज में था तो ठंड लग रहा था, ठीक है ना। आज जैसे उसको बाहर निकाले तो फिर उसको गर्मी होने लगी। तो इस तरह से जो समीकरण इसमें रहेगा, आइए ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2O है, ठीक है ना, उसको ऊष्मा देते हैं, उसको गर्माहट देते हैं तो ये H2O लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। ये लिक्विड में बदल जाता है, ये ऊष्मा जो है क्या करती है, ऊष्मा को शोषित करती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है कि हमने ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल देख लिया, उसमें ऊष्माक्षेपी का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन एक प्रकार की जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें केवल अवस्थाएं बदलती है, ठीक है। अब इसका उदाहरण जो है आप इसको जो है कि सॉल्यूशन देकर जो है कि आप कमेंट सेक्शन में जो इसका उत्तर दीजिएगा, उसको हम देखेंगे। यदि कुछ चीज़ें जो गलत रहेगी तो उसको बताया जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जो है कि एक रासायनिक परिवर्तन है, एक कैन को तोड़ना, लोहे में जंग लगना, एल्कोहल का वाष्पीकरण बदलना, बर्फ़ का पिघलना, कौन सा है। तो ये जब पेपर जितना अभी आपको दिया गया है तो ये पेपर आप जो है कि यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। जैसे ABCD किसी भी तत्व को अणु को दर्शाते हैं तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी बराबर AB प्लस C, AC प्लस B AB प्लस, है ना। तो A प्लस B भाग में टूट जाता है, ये जो जुड़ जाता है, ठीक ना, संयोजन हो जाता है तो यही होगा। AB प्लस C है तो ये AC प्लस B हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग भागों में। अभिक्रिया जो है कि H2Cl2, अब कह रहा है कि ये 2HCl में HCl क्या है, HCl क्या है, अभिकारक है, उत्पादक है, उत्प्रेरक है, निष्क्रिय गैस है। तो आपको पढ़ाया गया है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है कि आपको जो है कि इसमें बताया जाएगा रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। जो तीर का सिरा होता है, जैसे तीर का सिरा तो किस तरफ इंगित करता है, तो इसको बताया गया है। जब तीर का सिरा होता है तो ये जो है हमारे उत्पादक की ओर किया जाता है। तो उत्पाद इसका आंसर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है कि जो समीकरण हमारा दिया होता है, ये समीकरण हमारा दोनों तरफ क्या होता है, दोनों पक्ष में बराबर होता है, ठीक है ना। A और B दोनों पक्ष में क्या हो जाता है, बराबर होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है
ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ यही होता है कि वो परिवर्तन जो है कि उसमें नहीं होता, बस ये बदल जाते हैं, परिवर्तन नहीं होता, वो बदल जाता है, ठीक ना। और उसमें जो है कि दोनों पक्ष जो है कि संतुलित में दोनों पक्ष जो है कि समान होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। CaO2 + H2O, CaOH का ट्वाइस, ठीक है ना। यहाँ पर जितना दिया हुआ तो उसको आप समझ के आप जो है कि हमारे कमेंट सेक्शन में इसको उत्तर दीजिएगा। और इस प्रकार के जितने भी आपको जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जो है कि इसके बाद जो है कि वीडियो में जो है कि इस लेसन से संबंधित हो, यहाँ पूरे जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको इससे बना के दिया जाएगा उस उत्तर के साथ। इसको पढ़ना है, जब आप पढ़े हैं तो इस पर आंसर थोड़ा बताइएगा। जब चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया होती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया होती है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो इस तरह से जब ये मिलेगा तो फिर इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा। हम शॉर्टकट में जल्दी बताते जा रहे हैं, क्योंकि जब पानी में मिलता है तो एक प्रकार का देखते उबाल मारता है, उबाल मारता है तो उसमें से क्या होती है, गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आइए आगे की तरफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को कहते हैं। गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जब गर्म करते हैं। तो अभी इसके बारे में पढ़े ना, उसमें अपघटन होता है ना, उसमें अपघटन, क्योंकि उसमें अपघटन में प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चूना पत्थर के उसमें अपघटन के फलस्वरूप बनते हैं, इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CaCO3 को जब आप गर्म करते CO गर्म करते CO + CO2 बनता है, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके पहले भी आप एग्जाम्पल में पढ़े हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको दिया हुआ करा कि दी गई अभिक्रिया में लोहा किससे विस्थापित करता है, ठीक ना। यहाँ पे FeSO4 CuSO4 इसका हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं, उसमें देख के आप बता दीजिएगा। BaCl2NO2SO4, अब BaSO4 + 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें एक नियम है आपको बताया गया है, ये जो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अभिक्रिया जो है कि विस्थापन कर ले रहा है ना, Ba यहाँ पर अभिक्रिया विस्थापन कर लेगा। यहाँ पर Ba जो है कि SO4 है, अभिक्रिया पूरी करती है। तो इसमें आइए देख लेते हो जो अभिक्रिया है यहाँ पर, बस इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये आपका पूरा एक पार्ट जो है कि आपका पूरा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पार्ट आपका पूरा हो जाता है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ पार्ट्स अभी बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको क्लियर कराया जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।